बहुत समय पहले की बात है। मोहन और रजनीश नाम के एक दंपत्ति किसी शहर में रहते थे। रजनीश घर का काम करने के साथ साथ वह एक बाहर जॉब भी करती थी। दोनों के काम आने की वजह से घर का पालन पोषण अच्छे से चल रहा था। मोहन और रजनीश दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे, पर रजनीश को कभी भी मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर ने उन्हें कहीं बाहर घूमने फिरने की सलाह दी। डॉक्टर के सलाह की वजह से रजनीश ने अपना काम छोड़कर मोहन के साथ दूर बसे एक गांव में रहने के लिए चली गई। मोहन अब गांव से शहर अपना काम करने आता और फिर शाम को शहर से गांव वापस चला जाता था। जहां पर रजनीश और मोहन रहते थे, ठीक उसी के बगल में एक बड़ा सा बंगला था। वह बंगला बड़ा ही खूबसूरत और आलीशान बंगला था। रजनीश को पता नहीं क्यों, पर उस बंगले से इसे बड़ा ही लगाव हो गया था। वह खिड़की के पास घंटों बैठकर उस बंगले को देखा करती थी, ऐसा मानो कि रजनीश उस बंगले में रहना चाहती है। उस बंगले में रहने के लिए रजनीश मोहन से बात करती है, पर मोहन उसे कुछ बंगले में रहने के लिए मना कर देता है। ऐसे ही एक दिन जब शाम को रजनीश टहल रही थी, तब वह उस बंगले के सामने ठोकर खाकर गिर जाती है। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी आता है और रजनीश को उठाकर कहता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। फिर दोनों बात करते करते बंगले के अंदर चले जाते हैं। बांग्ला जितना बाहर से देखने में खूबसूरत था, उतना अंदर से भी। बातों बातों में ही रजनीश उस बूढ़े आदमी से वहां रहने के लिए कहती है और बूढ़ा आदमी रजनीश को वहां रहने के लिए बंगला किराए पर दे देता है। रजनीश को ऐसा लगने लगा कि मानो उसका सपना ही पूरा हो गया हो। रजनीश को खुश देखकर मोहन भी बड़ा ही खुश रहता था। कुछ दिन तो आराम से बीते, फिर उसके बाद रजनीश को भूतिया सपने आने शुरू होने लगे। रजनीश को कभी कभी बहुत ज्यादा डर लगने लगता था, जिससे कि मोहन बड़ा चिंतित रहता था। कुछ और दिन बीतने के बाद रजनीश के पेट में कुछ हलचल सी हुई। जब रजनीश ने डॉक्टर को दिखाया तो वह मां बनने वाली थी। वह दिन भी आ गया जब रजनीश मां बनने वाली थी। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था और बाहर जोड़ों का तूफान आंधी चल रही थी। मोहन के लिए यह चिंता का विषय था कि वह रजनीश को कैसे हॉस्पिटल लेकर जाए, पर मोहन ने हिम्मत नहीं आ रही और रजनीश को गाड़ी में बिठाया और जैसे ही गाड़ी चालू करें, वैसे ही वहां बगीचे में खड़ा पीपल का पेड़ गिर गया। मोहन को अब डर लगने लगा था, पर उसने हिम्मत नहीं आ रही और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेकर चल दिया। जैसे तैसे कर कर वे हॉस्पिटल पहुंचे और रजनीश को एडमिट कराया। रजनीश रात भर पेट दर्द से जूझती रही, पर उसे बच्चा नहीं हुआ। तब के डॉक्टरों ने मोहन से कहा कि अब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब मोहन ने कहा, जी ऐसा नहीं, अब कुछ देर और रुक जाइए, क्या पता नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाए। कुछ देर मोहन सोचने के बाद यह कहता है कि चलिए, अच्छा ठीक है, मुझे किसी काम से घर जाना, फिर थोड़ी देर बाद आप ऑपरेशन शुरू कर लीजिएगा। मोहन गिरे हुए पीपल के पेड़ को हटाने के लिए मजदूरों को फोन करने लगता है। जब मजदूर वहां पर पीपल की पेड़ की सफाई कर रहे थे, तभी वहां के गड्ढे से एक कंकाल निकलता है। उस कंकाल को पुलिस के द्वारा निकाला जाता है। मोहन अब सब समझ चुका था कि उसे एक भूतिया बंगला बेचा गया है। जैसे ही मोहन पीछे होता है, उसके सामने वही बुरा इंसान खड़ा होता है जिसने मोहन को बांग्ला किराए पर दिया था। तभी मोहन उसे कहता है कि तुमने मुझे भूतिया बंगला किराए पर दिया था। कभी बुरा इंसान चकित होकर बोलता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, मैं तो मुंबई जाने के लिए गाड़ी में बैठा था। कि तभी उसके बगल से एक भूत आदमी का रूप लेकर उस बुरे इंसान से कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई होने का फायदा उठा रहे हो। मेरे पिताजी ने मुझे यह बंगला दिया था और तुमने मुझे धोखे से मारकर यह बंगला अपने नाम कर लिया। तब से मेरी आत्मा इस बंगले के चारों ओर भटक रही है। तभी वह भूत कहता है कि सारी जमीन जायदाद रजनीश के नाम कर दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। तभी मोहन कहता है कि हमें यह सब कुछ नहीं चाहिए। तभी भूत कहता है कि मैं यहां से चला जाऊंगा, बस तुम मेरे कंकाल को जला देना, फिर मैं यहां से आजाद हो जाऊंगा। फिर तभी हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आता है और मोहन को एक लड़का हुआ है, ऐसा खबर मोहन को मिलता है। मानो कि मोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। फिर उसके बाद खुशी खुशी मोहन, रजनीश और उसका बेटा उस बंगले में रहने लगते हैं। मोहन ने उस दिन की सारी बात कभी भी रजनीश को नहीं बताई। ऐसे ही एक दिन जब मोहन स्टोर रूप में कुछ कर रहा था कि तभी उसके हाथ एक फोटो लगती है जिसमें कि रजनीश और उसके बेटे की होती है।
पर उसकी तारीख 50 साल पहले की होती है, जिससे कि मोहन यह समझ जाता है कि क्यों रजनीश को उस बंगले से इतना लगाव क्यों हो रहा था। बहुत समय पहले की बात है। छत्तीसगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में अमित और कमला नाम के एक दंपति रहते थे। अमित एक ऑटो ड्राइवर था। वह प्रत्येक दिन ऑटो चलाने के लिए गांव से शहर जाता था। एक दिन जब अमित को बहुत सारे कामों से रात को घर आने में देरी हो गई थी, तो लगभग रात के 12 बज चुके थे। तभी अमित रास्ते में एक खूबसूरत लड़की को देखता है और लड़की से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो लड़की कहती है कि मेरा नाम रूपा है, मैं यहाँ पर नई हूँ, क्या आप मुझे इस पते पर पहुंचा देंगे। अमित उससे एक पर्चा लेता है जिस पर कि उस लड़की का पता दिया रहता है। अमित उस लड़की को बैठाकर उसके घर तक छोड़ने जाता है। तभी रास्ते में ही उसकी नजर अपने ऑटो में लगी शीशे पर पड़ती है। वह देखता है कि पीछे बैठी लड़की कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जिसका असली रूप शीशे पर दिखाई दे रहा था। अमित यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वह लड़की को उसके बताए हुए पते पर पहुंचा देता है और झट से बिना पैसे लिए हुए वापस अपने घर की तरफ बहुत तेजी से चल देता है। अमित चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अमित उस रात बिना खाए पिए ही सो जाता है। फिर जब अगली सुबह होती है तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ है, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं। तभी वहां रूपा आ जाती है। उसे देखकर अमित और भी ज्यादा डर जाता है और उसे बहुत तेज पसीना छूटने लगता है। तभी रूपा कहती है कि भैया, आप रात में मुझसे पैसे नहीं लिए थे, ये रहे पैसे। रूपा पैसे देकर वहां से चली जाती है। रूपा उन्हीं के घर से थोड़ी दूर पर रहती है। तभी अमित अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इस लड़की से दूर रहना। तब उसके बाद अमित ऑटो चलाने के लिए शहर चला जाता है। रात में जब अमित ऑटो चलाकर आता है तो वह और उसकी पत्नी रात को सो जाते हैं। आधी रात होते ही कमला को एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज से कमला उठ जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। कमला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने पति अमित को उठाकर दिखाती है तो अमित कहता है कि तुम सो जाओ। दोनों लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही अमित सरदार से मिलने के लिए चला जाता है। अमित सरदार को सारी बात बताता है, पर सरदार इस पर विश्वास नहीं करता है। फिर सरदार जब एक बार सुबह टहल रहा था तो वह रूपा से मिलता है। रूपा उसे रात को खाने पर बुलाती है। जब सरदार रात को खाने के लिए रूपा के घर जाता है तो रूपा उसे रास्ते में ही मिल जाती है। कुछ देर उन दोनों की बात होने पर रूपा अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और तभी सरदार माफी मांगने लगता है और अपनी जीवन की भीख मांगने लगता है। तभी रूपा उसे मारकर उसका सारा खून चूस लेती है। ये सारा दृश्य अमित और कमला अपनी खिड़की से झांक कर देख रहे थे। अगले सुबह अमित ऑटो चलाने के लिए शहर की तरफ जाता है तो रास्ते में उसका दोस्त सुमित दिखाई देता है। दोनों साथ साथ जाने लगते हैं कि तभी सुमित कहता है, यार गांव में एक लड़की आई है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उससे बात करना चाहता हूं। तभी अमित उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम उस लड़की से दूर ही रहो, तभी अच्छा है। फिर अमित अपनी राह पर आगे निकल जाता है। रात को जब अमित गांव वापस लौट रहा था तो वह सुमित और रूपा को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है। अमित सुमित को बचाना चाहता था पर वह कुछ भी कर नहीं सकता था। रूपा उसे एक पेड़ के नीचे लेकर जाती है और उसे भी मारकर उसका सारा खून चूस लेती है। यह पूरा दृश्य अमित अपनी आंखों से देखकर अधमरा हो जाता है। अमित घर जाकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह अमित कमला से किसी तांत्रिक बाबा के बारे में बात कर रहा होता है कि तबीयत कमला कहती है कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ। अमित और कमला दोनों ही उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और तांत्रिक बाबा से मदद मांगते हैं। तब तांत्रिक बाबा उन्हें रात में ढेर सारी लकड़ियां जुटाकर रखने के लिए कहता है। रात में जब अमित देसाई लकड़ी आज उठाकर रखता है तब बाबा वहां आते हैं। बाबा लकड़ियों को देखकर वह अमित से पूछते हैं कि उस चुड़ैल का घर कहाँ है। अमित कहता है कि उस चुड़ैल का घर उस घर के पीछे है। बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहे थे कि तभी वह चुड़ैल आ जाती है और कहती है कि किसने मुझे याद किया है। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें याद किया है। तभी चुड़ैल कहती है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा खून चूस लूंगी। तभी बाबा अमित से कहते हैं कि अमित इस लकड़ी के गट्ठर में आग लगा दो। अमित तुरंत ही उस लकड़ी के गड्ढे में आग लगा देता है।
जैसे ही चुड़ैल बाबा का खून चूसने जाती है, बाबा उसे धक्का देकर कुछ जलती हुई आग में ढकेल देता है और चुड़ैल जलकर मर जाती है। और फिर उसके बाद से कभी भी उस गांव में चुड़ैल का साया नहीं पड़ता है और फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।